हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। इस थंबनेल को देखकर वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से क्लास 11th की जो हॉर्नबिल बुक है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसी बुक का ओवरव्यू आप लोगों को दिया था और बताया था कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स और कितनी पोएम्स हैं और उन सभी चैप्टर्स और पोएम्स का आपको एक जिस्ट दिया था। आपको बताया था कि वो पर्टिकुलर चैप्टर जो है किसके बारे में बात करता है, वो पर्टिकुलर पोएम जो है किसके बारे में बात करती है। लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इन सभी चैप्टर्स और पोएम्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और शुरुआत करेंगे इस बुक के सबसे पहले चैप्टर से जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो क्या कहते हैं, हम स्टार्ट करें इस चैप्टर को। सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो भैया तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सियों की पेटियां वगैरह बांध लीजिए। What I mean is कि जल्दी से तैयार हो जाइए और जल्दी से इस चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, फिर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जल्दी से इस चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि इस चैप्टर को किसने लिखा है। इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने। इनका जन्म हुआ था 1915 में और इनकी डेथ हुई थी 2014 में। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि मैम क्या हमें पोएट्स और ऑथर्स और राइटर्स इनके बारे में भी पता होना जरूरी है? बेटा, पता होना तो जरूरी है क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपको थोड़ा तो आइडिया होना ही चाहिए ना कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, और जिस इंसान ने लिखा है उसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना ही चाहिए। इसे बस अवेयर होना कहते हैं। इसके अलावा अगर सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं ऑथर्स या पोएट्स को लेकर, लेकिन कई बार उनके नाम से आपसे उस चैप्टर से रिलेटेड चीजें ही पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर खुशवंत सिंह जी के नाम से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उसमें आपको ना चैप्टर का टाइटल भी ना दिया जाए या राइटिंग स्टाइल जैसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि खुशवंत सिंह कौन है तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। आई होप आपका ये जो एक डाउट हमेशा रहता है स्टूडेंट्स का वो क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह जी एक ऑथर तो थे ही, इसके अलावा वो एक लॉयर थे, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी थे। अब जैसा कि हमने देखा कि इनका जन्म हुआ था 1915 में, यानी इन्होंने 1947 का जो पार्टीशन हुआ था उसको भी झेला है, उसके भी एक्सपीरियंसेस और वो मंजर उन्होंने देखा हुआ है, और वो सभी एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिखे अपनी एक बुक में जिसका टाइटल था ट्रेन टू पाकिस्तान। ये बुक इतनी अच्छी थी कि आगे चल के इस पे एक मूवी भी बनी और 1998 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इसका टाइटल भी सेम ही था, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये है हमारे खुशवंत सिंह जी। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने किसके बारे में बात की है। वैसे तो ओवरव्यू में मैंने आपको बताया ही था कि इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बात की है अपनी दादी के बारे में कि किस तरीके से खुशवंत सिंह जी जो है उनकी दादी के साथ उनका कैसा बॉन्ड था, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ उस बॉन्ड में, उस रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आए। क्या समय के साथ खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ और क्लोज हो गए थे या फिर धीरे धीरे दूरी आ गई थी, और जो भी बदलाव हुए थे, जो भी शिफ्ट हुआ था उस रिलेशनशिप में, शिफ्ट के कारण क्या थे, यानी वो जो बदलाव या जो चेंजेस आए थे समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में, इन दोनों के बॉन्ड में, वो क्या वजह थी जिस वजह से ये चेंजेस आए, राइट? तो वो भी देखेंगे। तो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह को एक बच्चे की तरह आप इमेजिन कीजिए। एक जो बच्चा होता है ना, उसकी जितनी मेमोरीज होती हैं बस वो उतना ही सोच समझ पाता है। अगर उस बच्चे के दिमाग में किसी चीज की मेमोरी नहीं हो तो वो उस मेमोरी से कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा, जैसे यहाँ खुशवंत सिंह कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को कभी भी तब नहीं देखा जब वो यंग थी या बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने अपनी दादी को जब पहली बार देखा होगा और जब पहली बार समझा होगा कि अच्छा ये इंसान मेरी दादी है, तो जब पहली बार देखा होगा तो उन्होंने अपनी दादी को बूढ़े के रूप में ही देखा होगा कि दिस ओल्ड वुमन इज माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह की जो याददाश्त है अपनी दादी को लेकर वो उनके बूढ़े होने से रिलेटेड ही है।
और इतनी इमेजिनेशन एक बच्चे की होती नहीं कि किसी इंसान को उसके यंग रूप में या खूबसूरत रूप में इमेजिन कर सके। तो यहाँ खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं कि मेरी दादी के लिए लोग कहते हैं कि एक समय था जब वो बहुत ही सुंदर थी, यंग थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले इतने सालों से मैं उन्हें लगातार देखते आ रहा हूँ। जैसा मैंने उन्हें इतने सालों से देखा है, उनमें तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो कभी यंग भी थी या कभी खूबसूरत भी थी? चूंकि खुशवंत सिंह ने कभी अपनी दादी को खूबसूरत रूप में या यंग रूप में देखा ही नहीं था, इसलिए वो इस बात से कनेक्ट भी नहीं कर पाते थे कि उनकी दादी कभी खूबसूरत या यंग रही ही होंगी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. अब बात करते हैं अपने ग्रैंडफादर की। क्या कहते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट, एक फोटोग्राफ जो है, वो ड्राइंग रूम पर लगी हुई है, मेंटल पीस के ऊपर। और दादाजी को देखकर क्या है, उन्होंने एक टर्बन पहना हुआ है यानी पगड़ी, लूज फिटिंग क्लोथ्स में भी कुर्ता पजामा उन्होंने पहना होगा। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका अटायर कैसा था, कि पगड़ी पहनी हुई है और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest. Best part of his chest का मतलब ये है कि जो मस्कुलिनिटी नजर आती है ना, वो उनकी मस्कुलिनिटी या वो उनकी जो चेस्ट है, लॉन्ग व्हाइट बियर्ड से मतलब सफेद बालों से ढकी हुई है, मतलब उनकी जो दाढ़ी है उससे एकदम ढकी हुई है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और उन्हें देखकर लगता है कि ये इंसान लगभग 100 सालों का होगा। यानी जिस तरीके से खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडफादर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि ये इंसान 100 सालों से कम का तो हो ही नहीं सकता, ये इतने ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और क्या कहते हैं खुशवंत सिंह, ये इंसान को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी समय रहा होगा जब इसकी वाइफ भी होगी, जब इसके बच्चे भी होंगे। नहीं, ये इतने बूढ़े लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इनके तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे, पोता पोती, नाती नातिन यही रहे होंगे। इनकी भी शादी हुई होगी, ये भी यंग होंगे और इनके भी बच्चे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. Revolt का मतलब क्या होता है? बगावत कर देना या किसी की खिलाफत करना। अगर मेरी दादी कभी खूबसूरत थी या यंग थी, ये बात मैं सोच भी लेता हूं ना, वो ख्याल मेरे दिमाग में एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। यानी ये ख्याल आते ही एकदम मैं बगावत कर देता हूं कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी दादी कभी यंग और खूबसूरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो हमेशा अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा है। अब सिंस बच्चों के दिमाग में उनके ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर उनकी यूथ की कोई इमेज होती नहीं है, और सिंस कोई इमेज नहीं होती, इसीलिए बच्चे भी इमेजिन ही नहीं कर पाते कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स कभी यंग होंगे या खूबसूरत होंगे। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दादी नानी की कहानियां होती है ना, कि जो बचपन में वो कहानियां सुनाया करती है, तो ये उसी को ही सिग्निफाई कर रहा है। दादी जो है अपने बचपन की भी कुछ बातें बताया करती थी खुशवंत सिंह को, कि जब हम बच्चे थे ना, हम ये गेम खेलते थे, हम वो गेम खेलते थे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको बताते हैं क्या? भाई मेरी दादी तो मुझे बताया करती थी कि वो जब छोटी थी तो लंगड़ी बहुत खेला करती थी, या एक पिट्ठू गेम होता है सितोलिया, वो पत्थर वाला होता है ना, 7 पत्थर वाला, वो गेम बहुत खेला करती थी। इसके अलावा छुपन छुपाई तो आई थिंक नेशनल गेम की तरह ही है कि हर बच्चे ने खेला ही होगा बचपन में। तो इस तरीके के बहुत सारे गेम्स हैं, एक गिल्ली डंडा भी। तो ये कुछ गेम्स ऐसे थे जो मेरी दादी मुझे बताया करती थी कि वो अपने बचपन में खेलती थी। आपकी दादी या नानी बचपन में कौन सा खेल खेला करती थी बेटा, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको भी जान के बहुत अच्छा लगेगा। जब हम हमारी दादी नानी इनके बचपन के बारे में बात करते हैं ना, ऑफ कोर्स उन्हें भी बहुत खुशी होती है, और ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम अपनी दादी से, नानी से और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो मेक श्योर अगर आज तक आपने नहीं पूछा है तो जरूर इस बार पूछें, ठीक है? और मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है?
तो ये खुशवंत सिंह की दादी की जो बचपन की कहानी है ना कि भाई हम ऐसे खेलते थे वैसे खेलते थे, अब ये देखा जाए तो रियलिटी है। सचमुच में खुशवंत सिंह की दादी वो सारे गेम्स खेला करती थी, लेकिन खुशवंत सिंह को क्या लगता था, बिल्कुल वो एक झूठी स्टोरी की तरह लगता था कि दादी नानी की बाकी कहानियों की तरह उनके बचपन के खेल कूद की भी एक कहानी झूठी ही है, जो वो हमें सिर्फ सुनाने के लिए या एंटरटेन करने के लिए ही सुनाती है, राइट। अब आगे क्या होता है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअल में मेरी दादी कैसी लगती है, यंग और प्रिटी, ना 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 ना, वो मेरी दादी शायद कभी नहीं रही होंगी। मैं बताता हूं मेरी दादी कैसी थी। वो तो शॉर्ट एंड फैट मतलब छोटू सी, थोड़ी मोटू सी, मेरी दादी ऐसी ही है। एंड स्लाइटली बेंट इसलिए, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो कमर है वो आगे थोड़ी सी झुक जाती है। यही एक इमेज है जो खुशवंत सिंह के दिमाग में है अपनी दादी की, कि मेरी दादी की हाइट थोड़ी छोटी है, वो थोड़ी सी फैट है और उनकी कमर भी थोड़ी सी झुकी हुई है। ऐसी है मेरी दादी तो। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ये क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स क्या है कि जो झुर्रियां हैं, मेरी दादी का पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और पूरे चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स हैं। No, we were certain she had always been as we had known her. वो वैसी ही है जैसे हम हमेशा से उन्हें जानते हैं, बूढ़ी, बहुत ही ज्यादा बूढ़ी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी बूढ़ी है कि इससे ज्यादा बूढ़ी होना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, और वो हमेशा पिछले 20 सालों से वो ऐसी की ऐसी ही है। यहाँ पर बेसिकली यही बता रहे हैं कि मैंने अपनी दादी को 20 सालों से बूढ़ा ही देखा है और इससे ज्यादा बूढ़ी वो हो नहीं सकती है, तो वो हमेशा से बूढ़ी ही थी भाई। वो यंग और प्रिटी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं थी, कभी नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा, इस पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है दैट खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं, दैट शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर प्रिटी का मतलब है कि उनकी खूबसूरती की बात की गई है, कि खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, मेरी दादी जो है वो दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी, बट शी वॉज अ ब्यूटिफुल वुमन। वाई ब्यूटिफुल? शी वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर ब्यूटिफुल का मतलब है शी वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब ये ह्यूमन बीइंग की जो बात हो रही है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई दादी का जो नेचर है पूरी दुनिया के साथ कैसा था, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार है एंड आई लव हर सो मच, और मेरे लिए वो दुनिया में सबसे अच्छी दादी है, उनसे अच्छी दादी और कोई हो ही नहीं सकता। और कैसे, देखो, शी hobbles about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। होबल्स का मतलब क्या होता है, जो बूढ़ा इंसान होता है ना वो इतना एनर्जेटिक या एक्टिव नहीं होता, तो जो धीरे धीरे चलता है थोड़ा सा, उसे ही होबल कहा जा रहा है। अब दादी क्या होती है, एक हाथ अपनी कमर में ऐसे रख के और धीरे धीरे पूरे घर की सफाई करती रहती हैं कि एकदम साफ सुथरा उनका घर रहे। और बीड्स ऑफ रोजरी यानी जो मनके की माला होती है, जाप जपना, तो वो माला जपती रहती हैं, पूरे दिन पूजा करती रहती हैं। तो ये है मेरी दादी, कि सारा दिन घर की साफ सफाई करती रहेगी या पूजा करती रहेगी, माला जपती रहेगी, यानी वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, किसी को परेशान नहीं करती। इस पूरे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है दादी की प्रेयर्स। इसे थ्रू आउट याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जितने भी एक्शंस आएंगे दादी से रिलेटेड उन सभी में उनकी प्रेयर्स जरूर से जरूर है, तो इसे जरूर याद रखिए, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स क्या हुए, सिल्वर मतलब ग्रे या व्हाइट, मतलब सफेद बाल, और लॉक्स क्या है, हेयर। लॉक्स का बेसिकली यहाँ मतलब ताले नहीं है, लॉक्स का मतलब ये है कि जो लटे होती हैं या जो बालों की जो लटे होती है ना, उनके बारे में है। सिल्वर लॉक्स यानी ग्रे हेयर, सफेद बाल। तो उनके जो सफेद बाल हैं, हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. ये जरूर ध्यान रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेयर का एक सिग्निफिकेंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्या कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि मेरी जो दादी है ना, वो सारा दिन घर का काम करती रहती है, पूजा करती रहती है, सारा दिन प्रेयर करती रहती है, और उनके जो सफेद बाल हैं वो भी ऐसे बिखरे हुए से रहते हैं, यानी वो अपने लुक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Contentment का मतलब होता है satisfaction, और an expanse of pure white serenity ये बताया गया है कि मेरी दादी की जो इमेज मुझे नजर आती है कि जैसे ही मैं अपनी दादी को जब देखता हूँ तो इतनी सिंपल सी साड़ी पहने रहती हैं, बहुत ज्यादा अपना कि मैं मेरे लुक्स कैसे हैं उस पर ध्यान नहीं देती, और उनके जो बाल हैं बिल्कुल सफेद हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है एज इफ शी इज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। उनको देखकर मुझे कामनेस फील होती है, एक रिलैक्स सा महसूस होता है, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करती, चुप रहती हैं, रिजर्व्ड सी हैं, सारा दिन बस प्रेयर करती रहती हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हों जो बहुत प्योर और बहुत ही काम लगते हैं, बहुत ही पीसफुल लगते हैं। तो उनकी ये जो छवि है, उनकी ये जो इमेज है, वो बहुत ही काम है, बहुत ही पीसफुल है, और इसीलिए मेरे लिए मेरी दादी बहुत ब्यूटीफुल है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। तो अगर अब ये क्वेश्चन आएगा कि खुशवंत सिंह के लिए उनकी दादी प्रिटी नहीं थी बट ब्यूटीफुल थी, क्यों? आई एम श्योर यू कैन आंसर इट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहां पर इनके रिलेशन की बात हो रही है कि उनका जो बॉन्ड है वो कैसा था। तो दे वर लाइक गुड फ्रेंड्स, दे वर लाइक good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. अब खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं वो शहर में गए हुए हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ गांव में अकेले ही रहते हैं। तो दादी जो है खुशवंत सिंह का पूरा ध्यान रखती हैं, उन्हें सुबह जगाना, स्कूल के लिए रेडी करना, ये सारे काम खुशवंत सिंह की दादी ही कर रही है। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. अब यहाँ सुबह जगाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, और she said her morning prayer, again prayer. तो जब वो खुशवंत सिंह को तैयार कर रही होती थी ना, तब भी प्रेयर बोलती रहती थी, ठीक है? तो उनका इंटेंशन क्या होता था दादी का कि मैं प्रेयर बोलूंगी ना मेरे बच्चे के सामने तो उसको भी याद हो जाएगी। यहाँ पर खुशवंत सिंह क्या करते थे, हर नॉटी बच्चे की तरह वो भी क्या दिखावा करते थे कि नहीं नहीं मैं अपनी दादी की प्रेयर्स ना बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते थे, उनको प्रेयर वगैरह कोई याद नहीं होती थी। वो ये दिखावा भी इनफैक्ट सिर्फ इसीलिए करते थे ताकि उनकी दादी को अच्छा लगे, अदरवाइज उनको ये प्रेयर कभी भी याद हुई ही नहीं। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot. यहाँ पर क्या बताया गया है बेटा, यहाँ बता रहे हैं कि जब वो उनका बैग तैयार करती थी ना स्कूल जाने के लिए, तो बैग में क्या क्या रखती थी। तो एक वुडन स्लेट, जो स्लेट होती है ना, तख्ती भी कहते हैं इसको, वुडन स्लेट तैयार करती थी। उसके अलावा टाइनी अर्थन इंक पॉट, तो ये इंक पॉट मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट जिसमें स्याही होती थी। इसके अलावा रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, जितना भी सामान बस्ते में बैग में लेकर जाना होता था उन सबको अच्छा सा बंडल बना देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब क्या होता है, स्टेल का मतलब है बासी, तो वो फिर ब्रेकफास्ट बनाती थी, किसका, स्टेल चपाती का, बासी चपातियों का एक नाश्ता बनाती थी। विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब वो जो नाश्ता बनाती थी ना बासी चपातियों का, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अरे अपने पोते से इतना प्यार करती है उसको बासी खाना खिलाती है, नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो स्टेल चपाती है, अगर गांव में आप कभी गए हो तो वहां पर बाजरे की रोटी बनाई जाती है, और जानबूझकर नाश्ते के लिए एक रात पहले वो बाजरे की रोटियां बनाई जाती हैं, और अगले दिन सुबह उसको प्याज के साथ या दही के साथ खाया जाता है, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। सर्दियों में आपकी बॉडी को वार्म रखती है और गर्मियों में आपकी बॉडी को ठंडा रखती है, यानी इंसान का जो टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर, उसको मेंटेन बैलेंस रखती है। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी बासी खाना नहीं खिलाती। और वो जो स्टेल चपाती है उस पर बढ़िया बटर घी, देसी वाला घी लगा के, चीनी डाल के बहुत स्वादिष्ट नाश्ता करवाती है भाई, ठीक है।
तो ये जो नाश्ता है वो 3 लोगों के लिए बनाती है, एक तो खुद के लिए, एक अपने पोते के लिए, अरे गांव के कुत्तों के लिए भी। यस, तो ये लोग अभी स्कूल जाएंगे, जब लौटते वक्त कुत्तों को ये स्टेल चपाती खिलाएंगे, जाते वक्त नहीं, ये ध्यान रखना। अब वो स्कूल के लिए हो चुके हैं रेडी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि ये एक बॉन्ड दिखाया गया है, बॉन्ड एंड कनेक्शन, इन दोनों का जो रिलेशन है तो कितना क्लोजली ये लोग कनेक्टेड है, ये बताया गया है कि रोज साथ साथ स्कूल जाते थे। Because the school was attached to the temple, the priest taught us the alphabet and the morning prayer. अब जो स्कूल है वो बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ था, तो दादी तो मंदिर चली जाती थी और खुशवंत सिंह जो है वो स्कूल चले जाते थे। और स्कूल के अंदर उन्हें पढ़ाता कौन था, यानी उनके गुरुजी कौन थे? प्रीस्ट यानी पुजारी। तो वो उनको अल्फाबेट्स भी सिखाते थे, क ख ग घ भी सिखाते थे। उसके अलावा उन्हें मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे, पूजा करना या जो प्रार्थना होती है बेसिकली, वो प्रार्थना भी सिखाते थे। While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब स्कूल के अंदर तो वो जो टीचर है, जो प्रीस्ट है, वो लेक्चर्स दे रहे होते थे, उनको अल्फाबेट सिखा रहे होते थे, प्रेयर सिखा रहे होते थे, और सारे बच्चे जो वेरेंडा में बैठे हुए होते थे, या कह सकते हैं आंगन में जो बैठे हुए थे, स्कूल के आंगन में सारे बच्चे बैठ जाते थे रोज बना के, और सबके सब कोरस में यानी इकट्ठे उन अल्फाबेट्स को, प्रेयर्स को साथ साथ बोलते थे। और इस समय दादी क्या कर रही होती थी? वो मंदिर में अपना पाठ कर रही होती थी। स्क्रिप्चर्स का क्या मतलब है? कह सकते हैं होली बुक्स, जैसे गीता, रामायण। तो वो मंदिर में बैठकर गीता, रामायण इनके पाठ कर रही होती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. खुशवंत सिंह का जब स्कूल खत्म हो जाता था, तब दादी पोता दोनों साथ साथ घर लौट आते थे, और रास्ते में जितने भी डॉग्स उन्हें मिलते थे, उन डॉग्स को वो चपातियां देते हुए आते थे। ग्राउलिंग का मतलब क्या होता है? गुर्राना। तो उन चपातियां, जैसे जो चपाती देते जाते थे, तो सारे डॉग्स जो है वो मैं खाऊं तो गुर्राना और एक दूसरे से फाइट करना, ये सब होता था। तो एक अगर आप देखें तो यहाँ पर दादी और पोता दोनों जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो कितने ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के साथ। स्कूल जाना आना ये सब साथ हो रहा है। इसके अलावा दादी ही है जो पूरी तरीके से खुशवंत सिंह का ध्यान रखती है। सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Again, very very important. अब जब खुशवंत सिंह के जो फादर हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, जब शहर में अच्छे से सेटल हो गए, भाई अब हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अब ठीक है, स्टेबल है, तब उन्होंने दादी पोता दोनों को शहर बुला लिया कि भाई अब आप दोनों ना शहर आ जाओ और हमारे साथ ही रहो, अब यहाँ सब स्टेबल है। जैसे ही खुशवंत सिंह और उनकी दादी शहर गए, वो उनके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट था, यानी यहाँ पर उनके रिलेशनशिप में एक शिफ्ट स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? शिफ्ट, या हम कह सकते हैं चेंज। ठीक है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब जैसे ही वो शहर के नए घर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर खुशवंत सिंह का एडमिशन करवा दिया जाता है एक इंग्लिश स्कूल में, और वो स्कूल जाते हैं बस में। अब जब गांव में थे तो वो कैसे स्कूल जाते थे बताइए? साथ साथ स्कूल जाते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो डिस्कनेक्ट आया वो यही आया कि अब दादी पोता साथ साथ स्कूल नहीं जाते हैं। वो जो खुशवंत सिंह है वो बस में बैठकर स्कूल चले जाते हैं, और जो दादी है वो क्या करती है? शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, और इस टाइम पे वो कुछ स्पैरोज हैं उनको फीड करवाती है, उनको दाना डालती है। इस चैप्टर के अंदर ये जो फीडिंग स्पैरोज है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आगे हमें पता चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये हम कह सकते हैं फर्स्ट डिसकनेक्ट। ठीक है। अब आगे क्या होता है? इसके बाद धीरे धीरे चेंजेस कैसे आते रहते हैं इनके रिलेशन में, देखिए। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me,
what the teacher had taught me। अब यहाँ खुशवंत सिंह जो है वो बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे मैं अपनी दादी से दूर होता चला गया। और कारण क्या हुआ? सबसे पहला कारण ये था कि जो दादी मुझे पहले स्कूल छोड़ने के लिए आया करती थी, अब उन्हें स्कूल छोड़कर आने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो बस में जा रहा हूँ। फिर बात आई पढ़ाई लिखाई को लेकर। जब गांव में पढ़ाई लिखाई होती थी तो दादी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी खुशवंत सिंह को, और खुशवंत सिंह को जो पढ़ाया जा रहा था वो दादी समझती भी थी। लेकिन अब इस इंग्लिश स्कूल में जो भी खुशवंत सिंह को पढ़ाया जा रहा है वो चीज दादी समझती नहीं थी। तो क्या होता है, कई बार दो लोगों के बीच में अगर कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता जिसे वो समझ नहीं पाते एक दूसरे की बात को, तो उनकी बातें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और बातें धीरे धीरे कम होने का मतलब है वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है। जब भी खुशवंत सिंह लौट कर आते थे स्कूल से तो दादी हमेशा पूछती थी कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया। खुशवंत सिंह जब बताते थे कि उन्हें स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया तो वो दादी को समझ में नहीं आता था। क्या पढ़ाया जाता था उन्हें स्कूल में? आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. मतलब इंग्लिश, साइंस, ये सारी चीजें इनके बारे में जब खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ शेयर करते थे ना, तो दादी इन सब चीजों को समझ ही नहीं पाती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, और वो बहुत ही दुखी सी हो जाती थी कि ये मेरे बच्चे को सबको क्या सिखाया जा रहा है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मुझे मेरे चैप्टर्स के साथ, लेसन्स के साथ, कि अगर खुशवंत सिंह को कोई भी डाउट हो रहा है तो वो अपनी दादी से नहीं पूछ सकते थे। वो ये नहीं पूछ सकते थे कि अगर मुझे ये मैथ्स का क्वेश्चन जो है अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो दादी से हेल्प ले लूं, या अगर मुझे इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दादी से पूछ लूं। नहीं। तो यहाँ जो दादी पर वो पहले पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, अब वो डिपेंडेंसी चली गई थी। अब दादी की जरूरत उसे अपनी पढ़ाई लिखाई में नहीं रही थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब यहाँ खुशवंत सिंह की दादी को एक बहुत बड़ी चिंता हो गई थी कि मेरे बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, ये क्या सब उसे पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है। उसे स्क्रिप्चर से या हमारे जो भगवान को लेकर, हमारे स्क्रिप्चर्स को लेकर, हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड चीजें तो कुछ पढ़ाई ही नहीं जा रही, ना उन्हें कोई प्रेयर सिखाई जा रही है। ये जो उसे सिखाया जा रहा है इससे तो वो धीरे धीरे अपने भगवान से दूर होता चला जाएगा, अपने ट्रेडिशंस और कस्टम से दूर होता चला जाएगा। इस वजह से जो दादी हैं वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी और परेशान हो गई थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब स्कूल्स में डांस क्लासेस होती हैं, म्यूजिक लेसन्स भी होते हैं। तो एक दिन खुशवंत सिंह आए, उन्होंने बताया कि दादी पता है मेरे स्कूल के अंदर म्यूजिक सिखाया जा रहा है। अब खुशवंत सिंह तो यहाँ बहुत खुश थे, लेकिन दादी का क्या रिएक्शन था? शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, मतलब बहुत चिंता में आ गई थी कि म्यूजिक सिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों? टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। अब दादी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स भी थी, भाई पुराने समाने की थी, तो उन्हें क्या लगता था कि म्यूजिक जो है उसमें वो बहुत ही ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड का मतलब यहाँ क्या है कि बहुत ही बुरा या बहुत ही गिरा हुआ, कि सभ्य समाज के लोग कभी भी म्यूजिक नहीं सीखते। ऐसा क्यों? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक का मतलब क्या है बेटा? इस वर्ड को ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया शब्द है। जेंटल फोक मतलब अगेन सभ्य समाज के लोग, कि जो सभ्य समाज के लोग होते हैं वो कभी भी म्यूजिक नहीं सीखते हैं। म्यूजिक तो कौन लोग सीखते हैं? या तो हार्लट्स सीखती हैं या फिर बेगर्स, भिखारी सीखते हैं। हार्लट्स क्या होता है बेटा? प्रोस्टिट्यूट्स, कि प्रोस्टिट्यूट सीखती हैं, और बेगर्स सीखते हैं कमाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए। हमारे जैसे जेंटल फोक और सभ्य समाज के लोग जो होते हैं उन्हें म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब यहाँ खुशवंत सिंह की दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनका पोता जो है वो म्यूजिक सीखे। उन्होंने लेकिन कुछ कहा नहीं। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमारे बड़े किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं ना, तो हमें डांट भी लगा देते हैं, कह देते हैं। लेकिन खुशवंत सिंह की दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया।
इनफैक्ट उनकी एक आदत यही थी कि अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो उस बारे में बात करना छोड़ देती थी, लेकिन कभी भी उस पर लड़ाई झगड़ा करना या कभी भी थोड़ा सा भी चीखना चिल्लाना वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। ये भी एक कारण है कि खुशवंत सिंह अपनी दादी को बहुत पसंद किया करते थे और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही काम और बहुत ही पीसफुल दिखाई देती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलती नहीं है और कभी भी कुछ कड़वा नहीं कहती हैं। इसके आगे क्या होता है? When I went up to university, I was given a room of my own. अब जैसे जैसे खुशवंत सिंह बड़े होते जा रहे थे भाई, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जरूरतें और उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी। तो जब वो यूनिवर्सिटी गए तब उनका अपना खुद का रूम उन्हें दे दिया गया। पहले जो खुशवंत सिंह की दादी हैं, खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ एक ही रूम में रहते थे। दैट वॉज द ओनली लिंक दे हैड। मतलब धीरे धीरे हर चीज में उनमें डिस्टेंस आता जा रहा था। सिर्फ एक ही कॉमन चीज थी, सिर्फ एक ही लिंक बचा हुआ था और वो था कि वो दोनों अभी भी एक रूम में ही रहते थे। लेकिन जैसे ही खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी गए, द लास्ट कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जैसे ही अपने रूम में गए खुशवंत सिंह, तो जो एकमात्र लिंक बचा हुआ था इन दोनों के बीच में, वो कॉमन लिंक भी टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion का मतलब क्या होता है? अलग थलग होना, ठीक है, या अकेलापन कह सकते हैं। एंड रेजिग्नेशन का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ रेजिग्नेशन का मतलब है साइलेंस, कि वो जो यहाँ अकेली पड़ गई थी ना, शी वॉज ऑल लोनली, वो जो यहाँ एकदम अकेली पड़ गई थी, वो उन्होंने अपना अकेलापन चुप्पी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। अकेली क्यों पड़ गई थी? आप सोच रहे होंगे वो तो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। हाँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं, लेकिन पहले खुशवंत सिंह को अपनी दादी की जिस तरीके की जरूरत थी, जिस तरह पहले वो अपनी दादी के बिना अपनी लाइफ नहीं सोच पाते थे, हर समय उन्हें अपनी दादी की एक जरूरत थी। धीरे धीरे वो जरूरतें अब कम होती चली जा रही थी। अब दादी की उतनी जरूरत नहीं रही। इनफैक्ट जिस तरह से पहले अपनी दादी के साथ रहते थे, अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि अब तो खुशवंत सिंह बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें अपना रूम भी चाहिएगा। तो इसलिए दादी यहाँ पर एकदम अकेली रह गई कि अब मेरे पोते को उतनी मेरी जरूरत है नहीं, और ये बात उन्होंने एकदम चुपचाप से एक्सेप्ट कर ली। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Spinning wheel क्या होता है बेटा? चरखा। तो जैसे वो ऐसे अकेली हो गई, तो सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक, वो अपना सारा दिन इस स्पिनिंग व्हील पर ही बिताती थी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाद में चल के किस तरीके से दादी अपना पूरा दिन स्पेंड करती थी। किस तरीके से स्पेंड करती थी बेटा? स्पिनिंग व्हील पर। बहुत सारे बच्चे बार बार बताने के बाद भी इसका आंसर कई बार गलत लिख देते हैं। वो क्या आंसर लिखते हैं मैं बताती हूँ। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर में वो स्पैरोज को फीड कराती थी, मतलब स्पैरोज को दाना डालती थी। और यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। स्पैरोज के साथ दादी जो टाइम बिताती थी ना, वो टाइम उनके लिए बहुत स्पेशल होता था। इनफैक्ट उनकी पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता था। वो बहुत खुश फील करती थी उस टाइम पर। बच्चे यही बात सुनकर कई बार क्या करते हैं कि दादी सबसे ज्यादा टाइम अपना किसके साथ स्पेंड करती थी, कहाँ स्पेंड करती थी, तो स्पिनिंग व्हील लिखने की बजाय वो क्या लिख देते हैं, जो दादी है वो सारा का सारा दिन अपना स्पैरोज के साथ बिताती थी, उन्हीं को दाना देती रहती थी। भाई स्पैरोज बेचारी छोटी सी स्पैरो होती है, कितना फीड करवाएगी उन्हें? तो पूरा दिन स्पैरोज के साथ नहीं बिताती थी बेटा, स्पिनिंग व्हील के साथ बिताती थी। जो स्पैरोज हैं उनके साथ सिर्फ दोपहर में आधा घंटा वो बिताती थी। प्लीज इसे ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलत आंसर लिख देते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? सो ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. ये जो वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग, इसका मतलब ये है कि एक कैओटिक सी जो नॉइज होती है ना, कि जितनी भी ये ची 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 करती हुई जितनी भी चिड़ियाएं आती हैं आसपास, तो वो जो कभी इधर उड़कर जा रही है, कभी उधर उड़कर जा रही है, और फिर ची 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 वाली आवाज भी कर रही है, इस पूरे को क्या कहा जाएगा? वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग. तो दोपहर में जब उन्हें ब्रेड के टुकड़े वो छोटे छोटे तोड़कर और ब्रेड के टुकड़े उन्हें खिलाती रहती थी, और चिड़ियाएं कभी इधर कभी उधर ऐसे चींची करती रहकर उनके आसपास उड़ती रहती थी. Some came and perched on her legs, others on her shoulders.
Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. और ये जो सारी चिड़ियां हैं वो दादी के साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि कोई दादी के कंधे पे बैठता था, कोई पैर पे बैठता था, कोई तो सर पे भी बैठ जाते थे। यानी वो भी कंफर्टेबल हो गई थी कि ये जो लेडी है, ये जो पर्सन है ना, ये हमें कुछ नहीं कहेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। तो यानी सेफ फील करती थी। और जो दादी है वो भी कभी उन्हें शू नहीं करती थी, हमेशा खुश रहती थी। एंड शी यूज्ड टू फील सो हैप्पी इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम। It used to be the happiest half hour of the day. देखिए, it used to be the happiest half hour for the day of the day for her. Very very important. इसको मैं यहाँ अंडरलाइन भी कर देती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, क्लास 11 के लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है। मैंने अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बनाया हुआ है और ग्रामर के लिए एक अलग चैनल बनाया हुआ है। तो बेटा जरूर ज्वाइन कर लेना। ये यहाँ पर मैं जितने भी नोट्स बना रही हूँ और भी नोट्स इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो लिखती जाऊंगी। वो सारे नोट्स आपको उन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज्वाइन कर लेना ताकि ये नोट्स और जो पीडीएफ है आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। अब ये दादी का आधा घंटा यहाँ अच्छे तरीके से स्पेंड होने के बाद क्या होता है? When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब यहाँ पर लगता है खुशवंत सिंह को कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई के लिए और मैं 5 सालों के लिए जा रहा हूँ, तो मैं दादी का लाडला पोता तो हूँ ही, तो मैं जब जाऊंगा ना तो मेरी दादी जरूर दुखी हो रही होगी। I would be away for 5 years after all, and at her age one could never tell, but my grandmother could. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह को क्या लगता है कि दादी बहुत दुखी होगी और वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और मैं 5 सालों के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं इस बीच क्या हो जाए, हो सकता है मेरी दादी को कुछ हो गया तो, क्योंकि वो इतनी बुजुर्ग है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। जहां खुशवंत सिंह को लग रहा था कि मेरी दादी बहुत दुखी होगी, परेशान होगी, वो तो जरा सी इमोशनल तक नहीं थी, सेंटिमेंटल तक नहीं थी। यानी यहाँ पर खुशवंत सिंह की दादी ने खुशवंत सिंह को बढ़िया सरप्राइज सा दिया। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. यहाँ पर देखिए प्रेयर भी बोल रही है। तो क्या हुआ, जब वो छोड़ने के लिए आई खुशवंत सिंह को, तो तब भी वो अपनी इनऑडिबल प्रेयर्स लगातार बोल ही रही थी। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इस चैप्टर में प्रेयर्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रही है कि लगातार वो प्रेयर करती जा रही थी और उनकी जो मनके की माला है वो भी जाप जपती जा रही थी। और इसके बाद उन्होंने मेरे माथे पर एक किस किया। तो ये किस क्या है? बेसिकली अ टोकन ऑफ ब्लेसिंग्स, अ टोकन ऑफ लव, कि भाई मेरा बच्चा इतने समय के लिए दूर जा रहा है, अपना ध्यान रखे, एकदम अच्छे से स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो एक तरीके की ब्लेसिंग है। और खुशवंत सिंह को ये लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि शायद आखिरी बार ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है मेरा मेरी दादी के साथ, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि हो सकता है उनके साथ कुछ हो जाए और वो ना बचे। कोई हेल्थ इशू नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एज के बाद ये समझ में आने लगता है ना कि धीरे धीरे इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो यानी उसकी लाइफ अब कम ही बची है, तो ये लाइफ कब खत्म हो जाए पता नहीं। तो खुशवंत सिंह को यहाँ पर ये ही फील हो रहा होता है। लेकिन 5 सालों के बाद दादी ने खुशवंत सिंह को एकदम गलत साबित कर दिया। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. 5 सालों के बाद जब मैं वापस लौट कर आया तो मेरी दादी को मैंने देखा और वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे 5 साल पहले मैं उन्हें छोड़कर गया था। एंड शी वॉज वेरी मच देयर टू वेलकम मी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी वो। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Again prayers. तो क्या है कि जब जैसे ही मैंने अपनी दादी को देखा, मेरी दादी ने मुझे गले से लगा लिया और मैं अभी भी उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुन रहा था। यानी दादी जो प्रार्थना है रोज कर रही है, लगातार करती ही रहती हैं। Even on the first day of my arrival, her happier moments were with her sparrows
whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes क्या होता है? झूठा मूठा डांटना. Rebuke का मतलब डांटना, frivolous का मतलब ऐसे झूठा मूठा. कहना बहुत मारूंगी तुम्हें, अब ये बहुत मारूंगी तुम्हें को genuinely नहीं, ऐसे लाड के अंदर जो डांटना होता है ना, उसे कहते हैं. अब यहाँ खुशवंत सिंह को क्या लग रहा है? 5 साल के बाद पोता लौट कर आया है, जरूर से जरूर दादी ना सबसे ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहती होगी, सबसे ज्यादा खुशी उन्हें मेरे ही साथ टाइम स्पेंड करने में होगी. पर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता. इनफैक्ट क्या होता है कि यहाँ जो दादी है, अभी भी आज के दिन, जिस दिन पोता लौट कर आया है, खुशवंत सिंह लौट कर आए हैं, वो सेम डे भी दादी के लिए जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना, वो था अपनी स्पैरोज के साथ. यानी ये जो रिलेशनशिप है जो खुशवंत सिंह के साथ पहले हुआ करती थी, धीरे धीरे खुशवंत सिंह की जगह स्पैरोज ने ले ली थी, कि उनका जो हैप्पीएस्ट टाइम बीतता था ना, वो अपनी स्पैरोज के साथ ही बीतता था. और वो बीच बीच में उन्हें थोड़ी झूठी मूठी लाड वाली डांट भी दे देती थी. अब अगर आपको लग रहा है कि क्या दादी का जो प्यार है अपने खुशवंत सिंह के लिए, अपने पोते के लिए, क्या वो कम हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, कम जरा सा भी नहीं हुआ है. बस उस प्यार को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है. वो अपने प्यार को वर्ड्स से नहीं एक्सप्रेस करती हैं, एक्शंस से एक्सप्रेस करती हैं. जैसे जब उनका पोता दूर जा रहा था तब उन्हें फोरहेड पे किस करती हैं, जब वापस लौट कर आया तो प्यार से उन्हें गले लगा लिया. और ये सिर्फ उन्होंने फॉर्मेलिटी नहीं की थी, ये उनके वो जेस्चर्स हैं जो दिखाते हैं कि वो अपने पोते से कितना प्यार करती हैं. राइट? आगे क्या होता है? जिस दिन खुशवंत सिंह लौट कर आते हैं, उसी दिन रात में, शाम में, वो एक बदलाव देखते हैं दादी में. वो क्या? In the evening, a change came over her. दादी में एक चेंज आया. और क्या? She did not pray. दादी ने उस दिन प्रेयर नहीं की. यही इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में प्रेयर की. मैंने शुरू में ही बता दिया था कि भाई इस पूरे चैप्टर में लगातार आप जितने भी इंसिडेंट्स देखेंगे ना, वहां आप देखोगे कि दादी जो है लगातार प्रेयर करती ही जा रही है. लेकिन यहाँ दादी ने आज प्रेयर नहीं की. इनफैक्ट क्या हुआ? She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने अपने आस पड़ोस की सभी महिलाओं को पहले तो इकट्ठा कर लिया कि भाई आ जाओ, सारी महिलाएं आ जाओ. फिर क्या किया? एक पुराना सा ड्रम, पुराना ड्रम क्या? ढोल, जो ढोल होता है वो ढोल लेकर आ गई और गाना गाना शुरू कर दिया. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. सैगिंग स्किन्स क्या होता है? एकदम लटकती हुई सी, मतलब झूलती हुई सी रस्सियां उस ढोल की. एंड डिलैपिडेटेड ड्रम मतलब एकदम फटे हाल और जो फटीजर सा ढोल था, एकदम ऐसा ढोल जो एकदम खराब है, ढंग से बज भी नहीं रहा है और उसकी रस्सियां भी अच्छे से खिंची हुई नहीं है. क्या होता है? जो ड्रम्स होते हैं या ढोल होता है, तबला होता है, उस पर अगर आपने नोटिस किया हो तो बाहर ना रस्सियां सी बंधी होती हैं. आप उसको जितना अच्छे से खींचोगे और जितनी बढ़िया तनी हुई होंगी वो, उतना अच्छे से बीट्स निकलती है, उतनी सुंदर बीट्स निकलती हैं. ये तो पूरी जो भी रस्सियां ऐसे ढीली सी, ऐसे सैग होती हुई या लटकती सी, और जो ड्रम है वो भी एकदम पुराना सा कि ढंग से बजे भी नहीं. लेकिन वही ड्रम अपने गले में लटका के और काफी देर तक, कई घंटों तक वो इतना जोर जोर से उस ढोल को बजा रही थी. सारी महिलाओं को आस पड़ोस से इकट्ठा कर लिया और गाने गाए जा रही थी. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. अब वो गाने कौन से गा रही थी? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी युद्ध से जब लोग लौट कर आते हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारे गाने गाए जाते हैं, उनकी बहादुरी को सेलिब्रेट करने के लिए. उसी तरीके के कुछ गाने जो हैं हमारी दादी भी खुशवंत सिंह के लिए गा रही थी. ये देखा जाए तो वो जो ओवरवेल्म हो गई थी इमोशन से कि 5 साल बाद मेरा बेटा, मेरा पोता जो है लौट कर आया है, तो जब उन्होंने देखा खुशवंत सिंह को, उस टाइम पर तो एक्सप्रेस नहीं करे थे अपने ये इमोशंस, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, शाम होते होते तक एक बूढ़े इंसान के अंदर जितने भी इमोशंस और भाव आ रहे थे, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर फिर एक साथ वो भाव निकले. वो जो प्यार था एक साथ ही एक्सप्रेस हुआ और इतना स्ट्रांगली एक्सप्रेस हुआ कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी और इतने अच्छे से अपने बच्चे का स्वागत कर रही थी. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. मतलब इन लोगों ने बहुत रोका कि आप थक जाएंगी, आप मतलब इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं, आप बहुत ज्यादा थक जाएंगी, रुक जाइए, मत इतना ढोल बजाइए. लेकिन वो रुकी ही नहीं. पहली बार खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था जब दादी ने प्रेयर नहीं की थी. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ बिग चेंज दैट ही नोटिस्ड. आगे क्या हुआ?
The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. अब अगले दिन सुबह तक उन्हें बुखार आ गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को स्ट्रेन कर लिया था। अगले दिन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा बहुत हल्का सा बुखार है, चला जाएगा। लेकिन दादी के ख्याल कुछ और ही थे। दादी का क्या सोचना था, ना ना, अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा जो अंत समय है वो निकट है, वो अब आ गया है। She told us that her end was near. उनका जो अंत है वो पास है, करीब है। And she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. क्या कहती हैं कि उनका अंत समय अब आ गया है, उन्हें पता है, और अब वो टाइम किसी से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। इनफैक्ट वो सिर्फ अपनी प्रार्थना ही करते रहना चाहती हैं, चुपचाप से सिर्फ अपनी प्रार्थना करना चाहती हैं। अब ऐसा क्यों लगता है? क्या होता है कि कुछ लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको पहले से ही बहुत चीजों का आभास हो जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये आभास कई बार बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इस समय खुशवंत सिंह की जो दादी हैं उन्हें भी एक बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये एकदम पास है, मेरा जो एंड है एकदम क्लोज है और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। और वो अभी भी पैनिक नहीं कर रही थी, अभी भी वो रिलैक्स थी, काम थी, और उनका कहना था मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे आखिरी समय है, सिर्फ प्रेयर में ही अपना ये जो टाइम है स्पेंड करना है। आखिर में क्या होता है, वी प्रोटेस्टेड but she ignored our protests. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और हम लोग बहुत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपनी प्रार्थना बोलते बोलते चली गई। और हमें पता चला कि कुछ ही समय में जब उनके हाथ से उनकी जो मनके की माला थी, जो रोसरी थी, वो छूटकर गिर गई और उनकी जो लाइफलेस फिंगर्स हैं, हमें समझ में आ गया था कि अब दादी नहीं रही है। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. Shroud क्या होता है बेटा? किसी डेड पर्सन को जिस कपड़े से लपेटते हैं, that is known as shroud. तो जब दादी चली गई तो उनकी जो डेड बॉडी है, पहले उन्हें वरांडा में लेटाया गया नीचे फर्श पर, और फिर उसे एक श्राउड से कवर कर दिया गया, which is a custom. ये ट्रेडिशन है। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? शोक मनाना। भाई कोई इंसान चला जाता है तो शोक मनाते हैं ना, तो कुछ समय शोक मनाने के बाद क्या हुआ? We left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. अब वो फ्यूनरल की पूरी तैयारी करने लग गए थे, ठीक है। और फाइनली शाम में, अभी भी जो दादी है वो वरांडा में ही लिटाया हुआ है, उन्हें वरांडा यानी आंगन वहीं लेटाया हुआ है, और शाम में उनके लिए एक स्ट्रेचर लेने के लिए चले गए। स्ट्रेचर मतलब वो जहां पर डेड बॉडी को जिसके ऊपर लेटाया जाता है, सीढ़ियों जैसा होता है, तो उसकी सारी तैयारी करने लग गए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. और अब शाम हो चुकी थी और दादी के रूम में एक सुनहरी धूप की किरण आ रही थी शाम की, ठीक है, और वो पूरे आंगन तक फैली हुई थी। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. और पूरे आंगन में और जहां जहां वो रोशनी आ रही थी, उनके रूम से लेकर जहां पर दादी की जो डेड बॉडी थी, वहां तक हजारों स्पैरोज आ गई थी। अब हजारों का मतलब ये नहीं है एक्चुअल में थाउजेंड्स हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बहुत सारी स्पैरोज जो हर दोपहर में उनके पास आती थी, वो सारी की सारी स्पैरोज जो हैं यहाँ दादी के इर्द गिर्द आकर बैठी हुई हैं और क्या कर रही हैं? There was no chirruping. Chirruping का मतलब होता है चहचहाहट। There was no chirruping at all, and this suggests what? Sadness. कि ये सारी की सारी जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, एंड नॉट परेशान, बहुत दुखी हैं बेसिकली, क्योंकि इन्हें ये एहसास है कि इन्होंने किसी ऐसे को आज खो दिया है जो उनके बहुत करीबी था, जो उन्हें बहुत प्यार करता था, क्योंकि हम भी जान चुके हैं कि दादी जो है इन बर्ड्स को कितना प्यार करती थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched
some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब खुशवंत सिंह ने, उनकी मदर ने जब इन स्पैरोज को देखा तो उन्हें भी ये एहसास हुआ कि ये स्पैरोज भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। फिर जिस तरीके से दादी इन स्पैरोज के लिए जो उन्हें जैसे उन्हें फीड कराया करती थी, ब्रेड क्रम्स फीड करवाया करती थी, उसी तरीके से खुशवंत सिंह की मदर ने भी कुछ ब्रेड के टुकड़े तोड़कर इनके आगे पीछे डाल दिए कि खा लेंगी। लेकिन क्या इन स्पैरोज ने उन ब्रेड क्रम्स को खाया? बिल्कुल नहीं खाया। इनफैक्ट उन्हें नोटिस तक नहीं किया। इससे भी took no notice of the bread, इससे भी पता चलता है how sad they were, उनकी जो सैडनेस है वो इससे भी पता चलती है कि उन्हें पता है कि उन्होंने किसी ऐसे को खो दिया है जिससे वो बहुत प्यार करती थी और जो उनसे बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग when we carried my grandmother's corpse off, corpse का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। corpse का मतलब क्या है बेटा? डेड बॉडी, ठीक है। They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. जब दादी की डेड बॉडी को ले जाया गया तो सारी की सारी जो स्पैरोज हैं वो भी वहां से उड़कर चली गई। अगली सुबह क्या होता है, जो स्वीपर है उन्होंने वो पूरा आंगन साफ कर दिया और सारे ब्रेड क्रम्स को भी क्लियर करके और डस्टबिन में डाल दिया। अभी जो लास्ट सेंटेंस है उसका क्या रेलेवेंस है? मतलब ठीक है, दादी की बॉडी को ले गए, क्रिमेट कर दिया, अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उसके बाद ये जो अगले दिन की ये बात क्यों यहाँ कही गई है? क्योंकि ये जो लास्ट सेंटेंस है वो क्या बताता है कि ये जितनी भी चिड़ियाएं थी उन्होंने किसी ने भी ना उस मौके पे एक भी दाना खाया, ना ही अगले दिन भी एक भी दाना खाया। ये चिड़ियाओं की, इन स्पैरोज की सैडनेस तो दिखाता ही है, देयर लव फॉर ग्रैंडमदर को भी दर्शाता है कि इस घर में ये चिड़ियाएं इसलिए नहीं आती थी कि उन्हें खाने को कुछ दाना मिलता था या ब्रेड्स मिलते थे, नहीं, वो एक्चुअल में यहाँ इसलिए आती थी क्योंकि उन्हें यहाँ पर दादी का प्यार मिलता था। तो ब्रेड के लिए नहीं, दादी के लिए वे सभी यहाँ पर आया करती थी। और चूंकि दादी अब चली गई है, उनके पास इस घर में अब लौट कर आने का कोई कारण नहीं बचा है। सो बेटा, ये थी ये स्टोरी एंड आई एम श्योर कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद भी आई होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। देखो, डाउट तो अगर कहीं होगा तो आप मुझसे पूछ ही लोगे, मुझे मालूम ही है, कमेंट करके मुझे बिल्कुल पूछ लेना। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर ये चीज जानने की जरूरत है कि कैसे धीरे धीरे जो है रिलेशनशिप्स, जो इतने अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, उनमें दूरी कैसे आ जाती है। और वो दूरी सिर्फ इसलिए आ जाती है क्योंकि एक दूसरे की जरूरत कई बार खत्म होने लग जाती है। इसीलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे से रिलेशन सिर्फ तब ना बना के रखें जब हमें एक दूसरे की जरूरत हो, डिपेंडेंसी हो। इनफैक्ट हमारा रिलेशन, हमारा बॉन्ड उन सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर जो दादी हैं, जो खुशवंत सिंह है, उनका जो ये कनेक्शन है वो थोड़ा सा दूर थोड़ा जरूर हो गया था, डिस्टेंस भी आ गया था, लेकिन दादी का जो प्यार है अपने पोते के लिए या खुशवंत सिंह का जो प्यार है अपनी दादी के लिए वो कम नहीं हुआ था। ये चैप्टर इस बात का प्रूफ है कि खुशवंत सिंह आज भी अपनी दादी को कितना याद करते थे। आज भी मतलब आज के दिन नहीं, जब ये चैप्टर लिखा तब भी अपनी दादी को कितना मिस कर रहे हैं, मतलब उनसे कितना प्यार करते होंगे। और दादी का ये जो साइलेंट जेस्चर्स होते थे उससे उनका प्यार झलकता था कि वो अपने पोते से कितना प्यार करती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर। और अब कहीं डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ ही लेना। इसके साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपको वहीं पर ही मिलेंगे। कुछ और भी पॉइंट्स जो हैं जो मैंने आपको यहाँ वर्बली एक्सप्लेन करे हैं वो भी मैं इन पर लिख दूंगी, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं अंकिता आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय। और सबसे ज्यादा जरूरी बात मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, गुड बाय।